हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। फिर से एक बार आपका बड़ा भाई मनीष स्वागत करता है एकलव्य माइंड्स पे। आज हम लोग पहुंच चुके हैं पार्ट 5 पे। जो इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी, आज हम लोग फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आप एक काम करो कि जो भी आपके सामने ये फॉर्मूले हैं, आप जरूर आप इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर कॉपी पे नोट डाउन कर लो और आज के पहले सवाल को अटेम्प्ट करो। मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल हमसे कहता है कि द लैम्प्स इन अ हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज कि हमारे घरों में जो लैम्प्स होते हैं, लैम्प्स ही क्यों यार, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। क्यों? अब मेरी बात को समझो, क्यों होते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से आओ, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो बेटा कि दो लैम्प्स को हमने या दो बल्ब्स को हमने कनेक्ट किया, एक बार पैरेलल में और चलो एक बार कनेक्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इन सीरीज में और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों पैरेलल में कनेक्ट किया जाता होगा। जरा सोच के देखो कि मान लो कि यहां से करंट आया, ओके बेटा, और ये करंट यहां से डिवाइड कर गया, कुछ गया इस बल्ब में, कुछ गया इस बल्ब में, दोनों आराम से ग्लो कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मान लो बाई चांस किसी वजह से, सपोज करो बेटा कि ये बल्ब मान लो कि फ्यूज कर गया, ये उड़ गया, मतलब जब मैं बोलूं कि बल्ब उड़ गया समझ जाओ कि वो मेल्ट कर गया, खराब हो गया। अब सोच के देखो बेटा, क्या ये बल्ब चलेगा नहीं चलेगा? क्या ये बल्ब ग्लो कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा? एकदम कर रहा होगा यार। अरे मान लो भाई कि ये सर्किट खराब हो गया, ये सर्किट ब्रेक कर गया, ओपन हो गया, अब वहां नहीं जाएगा यार, तो यहां तो जाएगा। लेकिन सोच के देखो बेटा कि अगर ये दोनों बल्ब्स मैंने सीरीज में लगाए होते और किसी भी कारण से अगर एक बल्ब जो है वो उड़ जाए, आई मीन कि एक बल्ब मेल्ट कर जाए, बेकार हो जाए, तो क्या ये सीरीज तब भी क्लोज्ड रहेगा? नहीं। उस समय जो करंट यहां फ्लो कर रहा था मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा और ये तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा और ये भी बल्ब नहीं ग्लो करेगा। इसका मतलब ये कि अगर एक अप्लायंस हमारे घर में खराब हुआ तो आप यूं समझो कि सर्किट ब्रेक करेगा और धीरे 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 क्या अचानक से सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों कि सीरीज में नहीं लगा सकते, हमें पैरेलल में लगाना पड़ेगा ताकि अगर एक खराब भी हो गया तो बाकी प्रॉपरली काम करते रहे। सो आप पढ़ो यहां पे क्या लिखा बेटा कि इसलिए लगाते हैं बिकॉज इफ वन लैम्प फेल्स द अदर्स रिमेन लिट। ओके बेटा, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल हमसे कह रहा है भाई कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, द पावर ऑफ द लैम्प इज। बहुत सिंपल सवाल है यार। ये कह रहा है कि आप पावर बताओ। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, आप पावर का फॉर्मूला आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है? कई सारे फॉर्मूले थे। पावर इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों वी आई, या फिर वी स्क्वायर बाई आर, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आई स्क्वायर आर। क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक v है और एक i है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू v इंटू आई। सो मेरे प्यारे बच्चों p इज इक्वल टू v है 12 वोल्ट और करंट है 0.5 एम्पियर, दोनों ही अपने SI यूनिट्स में है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और पावर का भी SI यूनिट हो जाएगा 6 वॉट। देयरफॉर मेरे प्यारे बच्चों जो पावर ये कंज्यूम करेगा वो होगा 6 वॉट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सवाल यार, कोई खास बात नहीं इसमें। ये क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर है, उसकी रेटिंग है 2 किलोवाट। मेरे प्यारे बच्चों पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 2 किलोवाट है क्या चीज, क्या है 2 किलोवाट। एक बात बताओ, वॉट किसका यूनिट है? पावर का। तो किलोवाट किसका यूनिट हुआ? पावर का, जाहिर सी बात है। सो यहाँ पे पावर जो है मेरे प्यारे बच्चों ये 2 किलोवाट। ओके बेटा, फिर कहता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट ₹4 पर किलोवाट आवर। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 आवर। कहता है बेटा कि अगर आपने सेम हीटर को 3 घंटे के लिए इस्तेमाल किया तो आप बताओ कि टोटल कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अगर 1 किलोवाट आवर एनर्जी का कंजम्पशन हुआ होगा तो ₹4 लगेंगे। तो बताओ टोटल कितना कॉस्ट आपने पे किया। सिंपल सी बात है यार, हमें तो मालूम ही है एच जो हीट कितना यहां से प्रोड्यूस होगा, या फिर आप ये बोलो कि कितना एनर्जी ये इस्तेमाल करेगा, उसका हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। क्या फॉर्मूला आप मेरे को बताओ। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। सो इट इज 2 किलोवाट इनटू 3 आवर, ये हो जाएगा 6 किलोवाट आवर। एक बात बताओ, तो टोटल जितना यहां इसने एनर्जी कंजम्पशन किया हुआ है वो किया 6 किलोवाट आवर, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया बेटा आप बताओ। इसने बोला था कि अगर 1 किलोवाट आवर यूज करेगा तो ₹4, इसने टोटल यूज किया 6 किलोवाट आवर। सो जो कॉस्ट होगा बेटा ये हो जाएगा 6 इंटू 4, सो इट इज सिंपली ₹24। 24। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी बात मैं चाहता हूं कि आप समझो।
ध्यान से सुनो बेटा, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? आपने फॉर्मूला पढ़ा हीट का, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ रखा होगा, आई स्क्वायर आर टी या फिर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी या फिर वी आई टी। आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो बन गया, फिर आप क्यों पीछे पड़े हो इस फॉर्मूले को समझाने में? मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को समझो, हर बार बस क्वेश्चन बन जाना, आंसर मिल जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस में आप एकदम पूरी तरीके से फंस जाओगे। मेरी बात को समझो, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब लोग सर आप क्या बात कर रहे हो, कैसे वैलिड नहीं है सर? सिंपली पूछेगा कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, हम बता देंगे इसको। नहीं बेटा, मेरी बात को समझो, यहां देखो, सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों कि हमने एक रेसिस्टर को कनेक्ट किया हुआ एक बैटरी से, सपोज एक बैटरी से कनेक्ट किया एक सेल से, इसकी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहां से करंट चला I और इसका रेसिस्टेंस है R। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मान लो कि इस बैटरी ने सपोज कि कुछ एनर्जी सप्लाई किया, सपोज कुछ एनर्जी सप्लाई किया। अगर इसके द्वारा सप्लाई की हुई सारी की सारी एनर्जी अगर ये रेसिस्टर हीट में कन्वर्ट कर देता है, तब जाकर के आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी या फिर वी स्क्वायर आर इंटू टी या वी आई टी। अदरवाइज आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो बेटा कि इसी के जगह पे एक बल्ब होता, मान लो, और इस बल्ब ने सपोज थोड़ा बहुत हीट भी प्रोड्यूस किया होता और थोड़ा बहुत मान लो कि इसने लाइट भी प्रोड्यूस किया होता। क्या ऐसे केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसने कितना हीट प्रोड्यूस किया, और आप यहां पे फॉर्मूला लगाओ आई स्क्वायर आर टी या फिर इनमें से कोई भी, क्या ये काम करेगा? नहीं काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बात की गांठ बांध लो बहुत अच्छे से कि जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ये सारे तीनों के तीनों ये सिर्फ और सिर्फ तब काम करेंगे कि बैटरी ने जितना भी यहां से एनर्जी सप्लाई किया वो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हो गया। यहां भी देखो, इसने बोला कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है ये 2 किलोवाट का है, तो यहां पे मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रिक हीटर ने सारी की सारी जो इसको एनर्जी मिली है वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट कर दी। उसी लिए बेटा आप देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है हीट, बट यहां पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एनर्जी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही कर पा रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि इस हीटर ने सारी की सारी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर किसी और काम में भी किया होता तो ये फॉर्मूला में यूज नहीं कर सकता। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है बेटा कि हाउ मच एनर्जी डज 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन वन। बहुत सिंपल सवाल है यार। ये कहता है कितना, फिर से देखो बेटा सेम बात यहां पे है ना, मैंने क्या बोला था आपको, यहां पे आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो भी इसको एनर्जी मिली है वो इसने इसको सप्लाई कर दिया हीट के फॉर्म में। खैर यहां पे तो हालांकि यहां पे उसकी जरूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है ये कहता है बेटा कि कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा, एनर्जी या फिर हीट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। सो पावर कितना हुआ बेटा, पावर इज इक्वल टू 100 वॉट और टाइम यहां पे दिया हुआ है 1 मिनट। सो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा एनर्जी का यूनिट बताओ, एनर्जी का यूनिट जूल। सो 100 जूल आप लगाओगे ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे गधों ये गलत है, ये सॉल्यूशन गलत है, ये आंसर गलत है। आप बोलोगे सर आप क्या बात कर रहे हो, हर बार अपना कुछ उल्टा पुल्टा बात कर रहे हो। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरी बात को ध्यान से समझो। पावर का यूनिट हुआ वॉट, लेकिन टाइम का एसआई यूनिट थोड़ी हुआ बेटा मिनट, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। तो अगर आप इसे और इसे दोनों को एसआई यूनिट में पुट करोगे तभी तो आपको एनर्जी एसआई यूनिट में मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में एनर्जी या फिर हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो पावर आप पुट करो 100 वॉट और टाइम 1 मिनट में कितना सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, 60 सेकंड्स। अब आएगा आपको एनर्जी जूल में। सो 100 इंटू 60 6000। अब आपको आया ना बेटा। सो एनर्जी जो होगा ये होगा 6000 जूल। सो मेरे प्यारे बच्चों जो एनर्जी इस बल्ब ने ट्रांसफर किया है, ये ट्रांसफर किया है 6000 जूल। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल हमसे कह रहा है भाई, गौर से देखो बेटा, ये क्वेश्चन कहता है कि द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ फिक्स्ड रेसिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द। ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि मान लो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इलेक्ट्रिक सर्किट जाहिर से बात है हमने कुछ यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई किया हुआ है, यहाँ से करंट जा रहा है और कोई रेसिस्टर है। ये कह रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस होगा, जो हीट प्रोड्यूस होगा वो किसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी अभी हमने क्या देखा बताओ, हमने फॉर्मूला देखा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी
या फिर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी या फिर वी इंटू आई इंटू टी। मेरे प्यारे बच्चों बार बार मैं कह रहा हूं बच्चों से इसके क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते, क्योंकि वो गधे यही काम करते हैं, वो मान के चलते हैं। भाई मान लो कि अगर यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें कि सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, तो फॉर्मूला हम कहां से लगा पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ो, इसने कहा कि द हीट प्रोड्यूस्ड बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ फिक्स्ड रेसिस्टर। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि मान के चलो कि जो भी इसने एनर्जी सप्लाई किया वो सारा का सारा उसने हीट में कन्वर्ट कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा इसने, तब जाकर के आप यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो। खैर ये क्वेश्चन कहता है कि बताओ हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। सिंपल सा मेरे को दिखाई दे रहा है भाई, एक तो कि आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और वी स्क्वायर के। तो ऑप्शन में ढूंढो बेटा, हमारे पास एक ही ऑप्शन मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, क्योंकि वी स्क्वायर भी है ना बट ऑप्शन में नहीं है हमारे पास। सो ऑप्शन नंबर सी कि हीट जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। बेटा बहुत बेहतरीन सवाल है, सुनने में या देखने में तो आपको सिंपल लगेगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है यार। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज किस प्रिंसिपल पे काम करता है। मेरे प्यारे बच्चों आओ पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज समझा रहा हूँ। यहाँ गौर से देखो, मैंने पूरा आपके लिए जो लेक्चर है वो डिजाइन करके रखा हुआ है प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज आपको समझाने के लिए। गौर से मेरी बात को सुनना। एक काम करो, हम कंसिडर करते हैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब। सपोज अभी के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो अच्छा खासा ग्लो कर जाएगा आप जब इसको 0.5 एम्पियर करंट देंगे तो। ठीक है बेटा, हालांकि थोड़ा बहुत और ज्यादा भी दोगे तो भी ग्लो करेगा, ज्यादा बेटर ग्लो करेगा, लेकिन ध्यान रहे बेटा, अगर 1 एम्पियर से ज्यादा करंट आपने दे दिया सो इट इज डेंजर, कि अगर आपने 1 एम्पियर से ज्यादा करंट दिया तो ये बल्ब उड़ जाएगा। फिर से बेटा, ये मेरी लैंग्वेज है, अगर उड़ना जब मैं बोलूं आप समझ जाओ कि बल्ब खराब हो जाएगा। ओके बेटा, मेल्ट कर जाएगा जो उसका फिलामेंट है। खैर, तो 1 एम्पियर ये बर्दाश्त कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, इसके बाद नहीं करेगा। ओके बेटा, अब जरा आओ यहां पे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। 3 केसेस पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं। काम करो, उससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज समझा रहा हूं। फिलहाल आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, आप बोलो यार इलेक्ट्रिक फ्यूज कुछ नहीं है, जस्ट एक सिंपल सा वायर है जो कि बना होता है टिन लेड एलॉय का। बहुत सिंपल सी बात है कि टिन लेड एलॉय का बना होता है एक इलेक्ट्रिक फ्यूज। सिंपल सा एक वायर होता है और इससे आप करंट पास कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी एक लिमिट है। फिलहाल के लिए हमने एग्जांपल ले लिया हुआ है कि मान लो कि ये जो फ्यूज हम यूज कर रहे हैं आज के एग्जांपल में वो 0.8 एम्पियर बर्दाश्त करेगा, उसके बाद से मेल्ट कर जाएगा। ओके बेटा, सो अभी तक मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन के लिए एक बार मैं आपको रिकैप करवाता हूं कि हमारे पास एक बल्ब है, हमारे पास एक फ्यूज है। बल्ब जो है वो ये जो बल्ब है ये 0.5 एम्पियर पे अच्छा ग्लो करेगा, 1 एम्पियर पे मर जाएगा, मतलब कि उड़ जाएगा भाई जो भी होगा। और 0.8 एम्पियर हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। क्या है, सिंपल सा वायर है, टिन और लेड के एलॉय का बना होता है आमतौर पे। इससे ज्यादा आपने करंट पास कराया तो फिर ये जो है फ्यूज पिघल जाएगा और सर्किट ब्रेक कर जाएगा। खैर, आइए अपने एग्जांपल्स पे चलते हैं आपको समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्चुअल में काम कैसे करता है। मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखो, सपोज करो बेटा कि 0.5 एम्पियर यहां से करंट पास कर रहा है, इस बल्ब के पास गया 0.5 एम्पियर। आप सोच के बताओ क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? ऑफ कोर्स ग्लो करेगा यार, आराम से ग्लो करेगा। अभी भी हमने देखा कि 0.5 पे नॉर्मली ग्लो करेगा। ओके बेटा, फिर 0.7 एम्पियर यहां से करंट गया, आप मेरे को बताओ क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? एकदम करेगा यार, और अच्छा ग्लो करेगा। वेरी गुड, ये देखो बेटा ये क्या मस्त बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, वेरी गुड। अरे भाई साहब, अगर आपने 1.2 एम्पियर करंट फ्लो कराया मेरे प्यारे बच्चों, ये बल्ब तो मर जाएगा यार। करंट की इसकी लिमिट कितनी है, सेफ लिमिट 1 एम्पियर, और आपने इससे ज्यादा फ्लो करा दिया तो ये बल्ब यहां से उड़ जाएगा, ये बल्ब खत्म हो गया यार। आप बोलोगे सर आप क्या बात कर रहे हो यार, ये बल्ब मतलब कि 1.2 एम्पियर पे क्यों उड़ गया? अरे मैंने बताया ना आपको कि सेफ लिमिट है 1 एम्पियर, इससे ज्यादा अगर आप फ्लो कराएंगे तो इस केस में फिर बल्ब आपका डैमेज हो जाएगा। तो सर क्या करें इसके लिए? मेरे प्यारे बच्चों, इसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज का। आप बोलोगे सर कैसे? आओ समझाता हूं आपको, ध्यान से देखो बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, सपोज करो कि हमने सेम इलेक्ट्रिक फ्यूज इन 3 केसेस में लगाया, और मान के चलो कि फिर से एक बार हमने 0.5 एम्पियर बल्ब करंट यहां से पास कराया।
क्या यहाँ पे ये फ्यूज मेल्ट करेगा? एकदम नहीं करेगा, ये तो 0.8 तक टॉलरेट कर सकता है। तो यहाँ से करंट आगे बढ़ गया, आराम से आगे बढ़ा और बल्ब के पास गया, बल्ब भी ग्लो करेगा, कोई दिक्कत नहीं यार, बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि 0.5 पे तो अच्छा ग्लो करता है ये। मान के चलो 0.7 हमने यहाँ से फिर से पास कराया, क्या हमारा फ्यूज मेल्ट करेगा? क्यों करेगा यार, ये तो 0.8 एम्पियर तक बर्दाश्त कर सकता है, तो ये आराम से ये भी चलेगा। और यहाँ से बेटा करंट गया और फिर से हमारा बल्ब एकदम मस्त और बढ़िया ग्लो करेगा बेटा। लेकिन भाई साहब वापस 1.2 एम्पियर जाने वाला है। अब बड़े गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, ये फ्यूज कहता है कि भाई तुमने 1.2 एम्पियर भेजा। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सोचोगे तो पता चलेगा आपको कि यहाँ पे दोनों मेल्ट करने वाला है। फ्यूज तो मेल्ट कर ही जाएगा क्योंकि ये तो 0.8 पे ही मेल्ट कर जाएगा और बल्ब 1 पे मेल्ट कर जाएगा, ये उड़ जाएगा। तो ऐसे केस में फ्यूज भी मरने वाला है और बल्ब भी मरने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फ्यूज बोलेगा कि अगर तुम्हें बल्ब तक जाना है तो मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है भाई कि फ्यूज बोलेगा यार कि अगर तुम बल्ब के पास जाना चाहते हो तो तुम जाओ, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं ही मेल्ट हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये भाई कि फ्यूज तो पहले मेल्ट हो गया 0.8 पे ही, तो क्या इसके बाद करंट जाएगा? करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं कि बल्ब यहां पे ग्लो नहीं करेगा, लेकिन बल्ब बच तो गया, बल्ब ब्लास्ट तो नहीं हुआ, बल्ब खराब तो नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि हम लोग किसी भी अप्लायंस के पहले एक फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं और अगर ये बर्दाश्त कर सकता है 1 एम्पियर तो उसको हम इससे कम करंट टॉलरेट करने के लिए रखेंगे 0.8। यहाँ पे मान लो कि ये इतने जैसे ज्यादा करंट जाएगा तो पहले फ्यूज ही मेल्ट कर गया, तो यहाँ पे करंट आगे ज्यादा जा ही नहीं पाएगा। जब करंट आगे जाएगा नहीं तो हमारा अप्लायंस बच जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ कि क्यों मेल्ट कर गया फ्यूज हमारा? बिकॉज ऑफ हीट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फ्यूज कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा, सो मेरे प्यारे बच्चों फ्यूज काम करेगा हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन नंबर डी। ओके बेटा, चलो यहां आ जाओ। ये भी बहुत अच्छा सवाल है यार। ये हमसे कह रहा है कि आप मेरे को बताओ कि एक वोल्ट मीटर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बारे में आपके सामने 4 ऑप्शंस है, आपको बताने कि चारों में से कौन सही है। इससे पहले कि हम लोग ऑप्शंस पढ़ें, आइए एक बार मैं आपको वोल्ट मीटर समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से यहाँ देखो, सिर्फ वोल्ट मीटर ही क्यों, मैंने यहाँ पे दोनों जो एक साथ, ये दोनों भाई भाई है भाई, वोल्ट मीटर और आम मीटर दोनों भाई भाई है। इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहली बात, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, आम मीटर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। और अब और एक और चीज यहां देखो बेटा कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। जैसे यहां देखो बेटा, यहां पे जो रेसिस्टेंस है यहां पे इसके पैरेलल में लगाया, लेकिन यहां पे जो रेसिस्टेंस है वो आम मीटर को सीरीज में लगाया है ना। तीसरी चीज, वोल्ट मीटर इज अ वेरी वेरी हाई रेसिस्टेंस डिवाइस और आम मीटर इज अ लो रेसिस्टेंस डिवाइस, ये आपको याद करना पड़ेगा। और आखिरी चीज कि वोल्ट मीटर का सिंबल होता है ये V सर्कल के अंदर और आमीटर का सर्कल के अंदर A। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे बेटा अगर हम यहाँ पे वापस जाएं तो आप जरा ढूंढो, क्या मैंने पढ़ाया था आपको अभी कि वोल्ट मीटर हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है और साथ ही साथ उसे हम लगाएंगे पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर हाई रेसिस्टेंस डिवाइस कनेक्टेड इन पैरेलल, सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आई हैव टू मेक यू ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या सर, क्या फेंक रहे हो आप? मतलब मेरे कहने का मतलब है भाई कि एक चीज जो आपने सोचा ही नहीं, यहां वापस आओ बेटा। हम चाहें तो यहां से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जरा सोच के देखो। एक अच्छे बच्चे के दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर आप मेरे को ये बताओ कि वोल्ट मीटर को हाई रेसिस्टेंस रखा क्यों आपने, वेरी लार्ज रेसिस्टेंस क्यों रखा? मैं बात समझता हूं सर आपकी कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो यहां पे इसको पैरेलल में लगाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, ठीक है सर। लेकिन हाई रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर जो आप सर कह रहे हो कि इतना हाई रेसिस्टेंस है, इसमें सर क्या मजबूरी है आपकी? मेरे प्यारे बच्चों बहुत गौर से मेरी बात को समझो। आप जरा सोच के देखो बेटा कि वोल्ट यहां से मान के चलो यहां से करंट गया, ओके बेटा, यहां से गया करंट। मैं आपको 2 कारण समझाता हूं, सोच के देखो। यहां से गया करंट, वोल्ट मीटर क्या कहता होगा? वोल्ट मीटर कहता होगा कि बेटा रेसिस्टेंस तुम्हारे क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं और मनीष सर ने मेरे को पढ़ाया था, वोल्ट मीटर बोला कि मनीष सर ने मेरे को पढ़ाया था कि V इज इक्वल टू IR। तो जितना करंट तेरे से फ्लो करेगा मैं तेरे रेसिस्टेंस को उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, सो वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप जरा सोच के देखो कि ये भी तो हो सकता है ना यार कि यहां से जो करंट I चल के आ रहा था वो बढ़ जाए। भाई ये भी तो हो सकता है ना यार। मान लो कि बेटा यहां से सपोज कि
5 एम्पियर करंट सपोज कि यहां से गया। अब 5 एम्पियर में क्या पता यहां पे चला जाए 1 एम्पियर, यहां पे चला जाए 4 एम्पियर, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार। जो हमें मेजर करना था वो मेजर हो ही नहीं पाया, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहां देखो बेटा, ध्यान से सुनो, इसको हटाते हैं हम लोग। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं आपसे बताना यह चाह रहा हूं बेटा कि यहां से जो करंट गया है बाबू, मान लो कि यहां से सपोज कि कुछ करंट गया, तो मैं चाहता हूं कि इस वोल्ट मीटर में करंट जाए ही ना, सारा का सारा जो करंट आई है वो इससे जाए। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। मैं क्या करूंगा कि इस वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई कर दूंगा। करंट बोलेगा कि भाई उधर जाने में बहुत प्रॉब्लम है यार, मैं उस वोल्ट मीटर से होके नहीं जाऊंगा, बहुत हाई रेसिस्टेंस, वो जाने नहीं देता है भाई। इसका मतलब कि अच्छा सर, इसलिए वोल्ट मीटर को हाई रेसिस्टेंस बनाते हैं ताकि यहां से करंट जाए ही ना, तो सारा का सारा करंट रेसिस्टेंस से जाएगा। तो जो मनीष सर ने पढ़ाया था कि आई को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वोल्टेज मिल जाएगा। ओके बेटा, सो ये रहा पहला रीजन। अब एक अच्छे बच्चे की तरह दूसरा रीजन भी समझो कि सर दूसरा रीजन क्या है। जरा सोच के देखो मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे सर आपका पहला तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि ठीक है सर यहां से करंट नहीं जाएगा, इसलिए आपने वोल्ट मीटर को हाई रेसिस्टेंस बना दिया। लेकिन सर आप जरा ये भी तो सोच के देखो कि इतना हाई रेसिस्टेंस है, ये तो पूरा का पूरा जो ये सर्किट सर आपको नजर आ रहा है, ये पूरे का पूरे सर्किट का ओवरऑल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी तो गड़बड़ कर देगा ना सर। तो ऐसे केस में आपका हाई रेसिस्टेंस का, आप तो कह रहे हो कि करंट नहीं बदलना चाहिए, करंट उसमें ना जाए ताकि करंट प्रॉपर यहां से जाए। सर अगर मान लो कि रेसिस्टेंस बदल गया तो करंट तो बदल ही जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरी बात को और गौर सुनो, एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों, वापस से हम लोग ध्यान से देखो, सपोज करो कि बहुत हाई रेसिस्टेंस को हमने एग्जाम्पल के लिए मान लो ले लिया 10,000 ओम, और ये छोटा सा जो रेसिस्टेंस है मान लो कि ये 10 ओम। अब जरा इनकी रेसिस्टेंस ओवरऑल निकाल के देखते हैं कितना आता है। फॉर्मूला बताओ। पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2, सो 1/10 प्लस 1/10,000। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 1/10,000 कितना होगा? 0.0001। लगभग आप इसको इग्नोर कर सकते हो, यहां से इसको हटा दो, लगभग अप्रोक्सीमेशन करो। सो 1/R इक्विवेलेंट इज 1/10, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज 10 ओम। इसका मतलब कि लगभग ये भी तो 10 ही आ गया ना यार। इसका मतलब कि आप इस वोल्ट मीटर को लगाए हो या नहीं लगाए हो, रेसिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मेरे प्यारे बच्चों कि वोल्ट मीटर हाई रेसिस्टेंस डिवाइस क्यों होता है और पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं। ओके बेटा, सो आपने पेशेंस के साथ सुना तो कुछ जरूर आपको सीखने को मिला होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सवाल है यार, क्या कह रहा है सुनो। कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड इट्स रेडियस, दोनों को ही डबल कर दिया, तो बताओ कि रेसिस्टेंस में क्या बदलाव आएगा। डायग्राम से आओ, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखो। ये कहता है कि हमारे पास एक रेसिस्टेंस है, एक वायर है, उसका लेंथ है L और उसका रेडियस है R। लेंथ हमने डबल किया, L से कर दिया 2L और रेडियस को R से बेटा हमने कर दिया 2R। तो कहता है रेसिस्टेंस कैसे बदलेगा। एक काम करो, आप बताओ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, भाई एरिया तो दिया नहीं है बट रेडियस तो दिया ना बेटा R। सो आप एक काम करो, इसको लिखो पाई R स्क्वायर। सो इसका जो रेसिस्टेंस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। अब आइए इसका रेसिस्टेंस जरा हम लोग कैलकुलेट कर ले बेटा। ये भी हो जाएगा ऑफ कोर्स रो L बाई ए, सो रो इंटू L हो जाएगा बेटा इसका 2L और एरिया पाई R स्क्वायर, लेकिन R नहीं 2R, सो 2R का स्क्वायर। जरा सॉल्व करो इसको मेरे प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा रो इंटू 2L अपॉन पाई इंटू 4R स्क्वायर। 2 से 4 मर जाएगा 2 बार में, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। आप मेरे को बताओ रो L अपॉन पाई R स्क्वायर कितना था, ये था R, पिछला वाला रेसिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 1/2R। मतलब कि जो नया रेसिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये पुराने का हो जाएगा 1/2। ठीक है बेटा। सो आप इसमें से अगर ऑप्शन ढूंढोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस विल बिकम हाफ। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग पहुंच चुके हैं बेटा। ये कहता है कि एक वायर है, बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है यार, फिर भी लेंथ उसका L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ये मेरे प्यारे बच्चों कहता है कि हमने इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया है, मॉडिफिकेशन किया है ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन पढ़ के बताओ
कि किनका रेसिस्टेंस सबसे कम आएगा, लीस्ट रेसिस्टेंस। एक काम करते हैं, हर एक ऑप्शन को, मेनली हमारे पास 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं और डी तो नन ऑफ द अबव है, तो तीनों को कोशिश करते हैं समझने की क्या क्या चेंज आएगा। पहले में कहता है कि लेंथ को डबल कर दिया और एरिया को आधा कर दिया, हाफ। सो लेंथ को डबल करोगे तो लेंथ हो जाएगा 12 और एरिया को हाफ करोगे ये हो जाएगा a/2। मान लो कि जो नया रेसिस्टेंस है अगर हम कैलकुलेट करें ये, तो अच्छा पुराना ओरिजिनल कितना हो जाएगा, ओरिजिनली हो जाएगा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब मॉडिफिकेशन करके देखते हैं क्या रेसिस्टेंस होगा नया वाला, ये हो जाएगा रो इंटू एल बाई ए। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे जो 2 चला जाएगा ऊपर, सो हो जाएगा 4 इंटू रो एल अपॉन ए, और व्हाट इज रो एल अपॉन ए, इट इज आर, सो हो जाएगा 4r। तो भाई साहब जो नया रेसिस्टेंस है वो पुराने के हो जाएगा 4 टाइम्स। आइए जरा बी देखते हैं, भाई बी क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों बी कह रहा है कि लेंथ किया ट्रिपल और एरिया किया डबल। ये कह रहा है लेंथ किया ट्रिपल और एरिया किया डबल 2a। देखो भाई ये कितना हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस होगा रो इंटू एल अपॉन ए, 2a। सो बेटा ये हो जाएगा 3/2 इंटू रो एल अपॉन ए, मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो नया वाला रेसिस्टेंस है ये हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ आर। तीसरा देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। सी कहता है भाई कि लेंथ कर दिया आधा और एरिया कर दिया डबल। लेंथ आधा मतलब कि l/2 और एरिया डबल मतलब कि 2a। ध्यान से देखो बेटा जो नया रेसिस्टेंस है वो हो जाएगा रो इंटू एल इंटू ए। मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखो ये हो जाएगा 1/4 इंटू रो एल बाई ए। बहुत, अरे भाई साहब ये देखो ये सबसे कम हो गया ना, ये हो जाएगा 0.25 इंटू आर। तो मिनिमम जो रेसिस्टेंस है ये आपको नजर आएगा थर्ड जो मॉडिफिकेशन किया है ना कि लेंथ हाफ कर दिया और एरिया डबल कर दिया, इसमें हो जाएगा बेटा मिनिमम रेसिस्टेंस। इसमें हो गया 4 गुना, इसमें हो गया 1.5 गुना और इसमें 0.25 टाइम्स 1/4 हो गया। चलिए भाई साहब आज का अपना लास्ट सवाल है यार, ये बहुत अच्छा सवाल है, आप जरूर ट्राई करना है इसको। देखो बेटा ये कह रहा है ना बेटा कि 2 रेसिस्टर है R1 और R2, हमने उसे पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है एक सेल के अक्रॉस। मान लो बेटा कि R1 से करंट गया मान लो कि I1 और R2 से करंट गया मेरे प्यारे बच्चों I2। तो ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि बताओ I1 अपॉन I2 कितना होगा। अब आपको एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर बने इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक यहाँ पे सर्किट बना के रखा हुआ है, गौर से देखो बेटा। मान लो कि हमारे पास ये सेल है, यहाँ से करंट चला I, अब आगे जाकर के बट गया, R1 में गया I1 और R2 में गया I2। हमें बतानी है मेरे प्यारे बच्चों इस केस में कि I1 अपॉन I2 कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखो बेटा ये दोनों है पैरेलल में और आप सब जानते हो बेटा कि अगर हमने V वोल्टेज सप्लाई किया है तो इसको भी मिलेगा V वोल्ट, इसका भी, इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके क्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस V। एक बात बताओ यार फॉर्मूला क्या होता है V का, ये बोलेगा V इज इक्वल टू IR। IR मतलब कि I1 R1। ये भी बोलेगा, क्या बोलेगा भाई, V इज इक्वल टू IR मीन्स I2 R2। इन दोनों इक्वेशंस में देखो यार LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए, मतलब कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2। बहुत सिंपल है यार, एक काम करो I2 को उठा के नीचे फेंक दो और R1 को भी उठा के नीचे फेंक दो। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, ये मिलेगा I1 बाई I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर, देखो यहाँ पे देखो R2 अपॉन R1। सो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके बेटा, सो मेरे प्यारे बच्चों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे भी शानदार कंटेंट के साथ। सो अभी चलते हैं फिर लौट के मिलते हैं।